Hello, friends. Hello, friends. I'm CS Neha. I welcome you all in my channel, Aduseo Pathways. Guys, I'm going to cover an entire series on the topic management. Basically, मैं इस पे एक सीरीज इसलिए बनाना चाह रही हूँ बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट द वर्ड. जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं एज एन मैनेजमेंट तो वी गेट ऑन वेरी थिंग्स वेरियस थिंग्स लाइक मैनेजमेंट को हम इतना फोकस नहीं करते हैं. बट अगर हम अपने रियल वर्ल्ड की बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, फिर अगर अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक आता है. मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर है. से अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिकली जो लोगों को अपॉइंट करते हैं वो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है. फाइनेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस में जो पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज बनती हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट भी आजकल एक नया ट्रेंड में टॉपिक है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मैनेजमेंट के ही पार्ट है, मैनेजमेंट से ही निकली हुई चीज़ें हैं. बट अगर हम मैनेजमेंट की स्टडी की स्टार्ट की बात करें तो ये स्टार्ट हो जाती है हमारे +1 एंड +2 से. बट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. So my aim is to cover the management in these whole aspects and to deliver the as much as possible about the management. So I will try to cover the each and every aspects of management in my series. So I am starting with the basics of the management, which is going to help everyone who reads management as a subject. Either they are in +1, either they are in their +2, either they are a CS students, either they are CS students or the BCom students. Everyone is going to be helped by this video. So I am starting the basic word management. So everyone knows what is management. एक बड़ी famous सी line है which is written over here. Management is getting things done through the others. So management basically क्या है? Management एक ऐसा aspects है जिससे हम क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं. Getting things done through the others. अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये कला होती है. बेसिकली अपना काम दूसरों से कैसे करवाना है ये सबको नहीं आता, बॉस, सबके बस की बात नहीं है. सो इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट के पास ना बड़े सारे प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स. अब आप लोग भी क्या हैं, आप लोग भी अगर अपने करियर में आगे इन्हेंस करेंगे, आप किसी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर हैं, देन यू आर रीडिंग योर टेक्निकल स्किल्स, यू आर प्रैक्टिसिंग द टेक्निकल स्किल्स एज मच एज पॉसिबल. लाइक इफ यू आर अ CS स्टूडेंट, यू आर प्रैक्टाइजिंग लो एवरी डे, बट नॉट द वर्ड मैनेजमेंट, नॉट द टर्म मैनेजमेंट और द टॉपिक. इसको तो नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, छोड़ो ना, मैनेजमेंट तो हो जाएगी यार, इसमें तो कुछ भी लिखाएंगे. सो बेसिकली हम कुछ भी तो लिखाते हैं, बट जो हमारे अंदर की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ना, वो हो नहीं पाती है. सो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट को एज एन स्टडी, एज एन सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो हमारे को बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स मिलते हैं विच हेल्प यू टू एक्सलेट इन योर करियर. So I'm trying to cover all those aspects so that you can excellate in your career. So basically अगर हम बात करें अपना काम बस दूसरों से कैसे निकलवाना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के बेसिक टॉपिक के पास. मैनेजमेंट का बेसिक टॉपिक यू मस्ट हैव रेड इन योर +1 and +2. If you are a 11th or 12th student, then this video is going to help you. Might be this video is something in details, but if you are a good learner, then you should read the content which gives you the detailed knowledge, the complete and the holistic knowledge of the subject. So we'll begin with the term management, with the topic management or the basics of the management. So let's get started. चलिए, तो हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली द टर्म मैनेजमेंट, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ देन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट? है क्या ये मैनेजमेंट? सो बेसिकली देखो, मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट आपको क्या करवाती है? मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है विच मेक श्योर कि एफिशिएंट यूज हो किसका, रिसोर्सेज का. अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? हम लोग से अगर हम नॉर्मल बात करें, हमारे घर में फंक्शन है कोई, अब हमने फंक्शन के लिए खाना बनवाया हुआ है, बहुत सारे लोग आ गए अचानक से, तो अब वो लिमिटेड खाने में से सबको सर्व कैसे करना है जिससे किसी को बुरा भी ना लगे. तो बेसिकली वो क्या है, वो दैट इज द एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज. तो हमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास जो भी है, उससे हमें अपने काम को कंप्लीट करना है. सो बेसिकली ये तो हम सब पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि रिसोर्सेज जो है वो बड़े लिमिटेड होते हैं. अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम काम कैसे करना है,
इकोनॉमिक्स ने बताया रिसोर्सेज आर स्कार्स, बट मैनेजमेंट विल टेल यू हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेज एफिशिएंटली सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सको. सो बेसिकली व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. देखो इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करता है ये टॉपिक. सो मैनेजमेंट इज व्हाट? यूजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. एंड वो एफिशिएंटली कब होगा? जब हम लोगों को मनाएंगे. रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है. सो बेसिकली हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है यार मेरा ये काम कर देना. तो जिन लोगों के पास ये वाली कला होती है ना कि यार मेरा ये काम कर देना, आपने देखा होगा दोस्तों उनका कभी भी कोई काम नहीं अटकता, अटक ही नहीं सकता. उनको मनाना आता है लोगों को. सो बेसिकली हम लोगों को भी यही सीखना है. वी विल ट्राई. सो बेसिकली मैनेजमेंट में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग दूसरों से काम कैसे करवाएं. मैनेजमेंट में ये भी आता है कि हम लोग जो भी काम करना चाहें उसको इफेक्टिवली प्लान कर सके. एंड अगर वो प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो हम बोलेंगे भैया इस बंदे की मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी कमाल की है. आपने देखा होगा अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो सोचता है वही हो जाता है, उसकी इज्जत बड़ी होती है. सिमिलर आपके साथ कंपनी में होने वाला है. आप जो सोचते हो बिल्कुल वैसा ही काम अगर आप करके दे दो तो आपकी तो भाई वाह वाह होनी है, वाह भी होनी है, फिर सैलरी भी बढ़नी है आपकी. सो बेसिकली अगर आपको अपने करियर में एक्सेल करना है देन यू शुड हैव दिस स्किल सेट टू मैनेज थिंग्स और मैनेज पीपल. आपको थिंग्स भी मैनेज करनी हो सकती है, रिसोर्सेज भी, रिस्क मैनेज करना हो सकता है. बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा एक स्कोप है एंड इसके अंदर पैसा भी बहुत है अगर हम सीख जाएं तो. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, अलग अलग जगह से टैलेंट पकड़ के लाता है, अपनी कंपनी में रखता है ताकि मेरी कंपनी को टैलेंटेड लोग मिले. इसी तरह से रिस्क मैनेजर क्या करता है? अपनी कंपनी को वेरियस रिस्क से बचाने की कोशिश करता है. उन सब चीज़ों के लिए जो बेस है दैट इज व्हाट? Planning and execution. You have to plan the things very effectively and execute it. So आगे चलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, आगे देखते हैं टॉपिक क्या कहता है हमसे. देखो मैनेजमेंट को हम कैसे देख सकते हैं. What is मैनेजमेंट? ये तो हमने देखा कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पीपल, लोगों से अपना काम करवाना. सो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट की प्रोसेस की बात करें कि मैनेजमेंट को कैसे देखा जा सकता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है ना आज कोई काम किया उसके बाद जिंदगी में काम ही नहीं करना पड़ेगा बॉस. अगर आप कंपनी में हैं तो ऑब्वियसली आपका काम कभी खत्म होने ही नहीं वाला. हमने सुना होगा ना बहुत बार, हम किसी फ्रेंड को कहते हैं चल यार कहीं घूमने चलते, कहते बड़ा काम पड़ा है, हम उसको 1 मिनट नहीं लगाते डायलॉग मारने में. काम कभी किसी का खत्म हुआ है? सो बेसिकली काम नहीं खत्म होता, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड द इंटर रिलेटेड, यानी कि एक काम दूसरे काम पर डिपेंडेंट रहता है. इट्स अ इंटर रिलेटेड प्रोसेस. तो हम लोगों को जब भी मैनेजमेंट करनी होती है तो हमें ये देखना होता है भैया एक बार प्लान करके रुकते नहीं है. एक बार प्लान करते, गलती से भी प्लानिंग सही होगी, लोग पीछे पड़ जाते हैं, भाई हमारा ये काम प्लान करके दे दे, इसका बता दे कैसे होना है. बेसिकली आप एक प्लानर बन जाते हो. ठीक है. So it's a continuous process and the interrelated activities concentrates on attaining organizational goal. ये सबसे कीमती और एक अहम एलिमेंट बोल सकते हैं मैनेजमेंट का. अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि मैनेजमेंट करता ही क्यों है, कोई क्यों दिमाग लगाता है भाई यहाँ से ये होगा वहाँ से ये होगा फिर अपना ये काम बन जाएगा. हमें कहीं घूमने भी जाना होता है तब भी हम क्या करते हैं, अपना रूट को प्रॉपरली प्लान करते हैं ताकि हम डिजायर्ड टाइम पे वहाँ पहुँच जाए. सो बेसिकली हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है. सो मैनेजमेंट फोकस करती है कि हमारे जो सपने हैं, जो गोल्स है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए. फोकस ऑन वर्किंग विद एंड थ्रू ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से मिला जुला के अपना काम करना है ना, उसके अलावा तो रिसोर्सेज आने नहीं वाले, तो इसके ऊपर भी ये फोकस करता है. सो बेसिकली व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज मैनेजिंग बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि अपना काम भी हो जाए और वो भी नहीं. हमें घूमने जाना है, ऐसे गोवा का ट्रिप बनाना है, पैसे नहीं है पॉकेट में, तो हम लोग ट्रिप कैसे बनाएंगे? हम लोग सस्ते सस्ते रूट्स ढूंढेंगे कि भैया गोवा जाना है तो सस्ते सस्ते रूट्स कैसे हैं. फ्लाइट की टिकट हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम बाय रोड बाय रेल कोई ना कोई रूट तो निकालेंगे ही निकालेंगे अगर हमें उस टास्क को कंप्लीट करना है. इफ वी रियली वांट टू एक्वायर दैट गोल, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो भैया अपन लगाएंगे. तो वो जुगाड़ ही क्या है? दैट जुगाड़ इज द मैनेजमेंट.
ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम मैनेजमेंट को पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जितना हम मैनेजमेंट को जानते हैं। मैनेजमेंट इंक्लूड द फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके बारे में डिटेल में आएंगे, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हियर, वी विल एक्सप्लेन इट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। बेसिकली जब मैनेजमेंट में आगे चलेंगे तब हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो भैया, ऊपर रिसोर्सेज की बात हुई थी, अब कुछ एक रिसोर्सेज मैं आपको लिख रही हूँ कि रिसोर्सेज कैसे कैसे हो सकते हैं। रिसोर्स कुड बी द ह्यूमन रिसोर्स। कितने लोग हैं? अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड हो गया ना भैया, इन 5 से ही काम करवाना है। अपने घर का काम सिर्फ ये 5 लोग ही करेंगे। अपने को जो पैसा आ रहा है वो भी तो लिमिटेड होता है। अगर अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एनुअल सैलरी है से वो 12 लाख 15 लाख पर एनम है आपका, तो आपके पास मंथ का जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो गया। से आपका 12 लाख पर एनम अगर सैलरी है तो एक महीने का खर्चा आपको 1 लाख में ही चलाना है। तो फाइनेंस रिसोर्स कैसे हैं आपके? लिमिटेड है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो भैया 1 लाख की सैलरी वाला बंदा वो महीने के 2 लाख के खर्च तो नहीं कर सकता ना, तो उसे अपना जो घर का खर्च है वो मैनेज करना पड़ेगा विद इन द 1 लाख। इसमें से कुछ सेविंग भी होंगी, कुछ अपना इंजॉयमेंट के लिए भी करेगा, कुछ अपना सर्वाइवल के लिए भी करेगा, तो सब कुछ यू हैव टू मैनेज अंडर दिस लिमिट। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, भाई साहब टेक्नोलॉजी तो आज के टाइम पे इतनी है पूछो ही मत। लेकिन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो लिमिटेड होंगे ना। मेरा मन करता है मैं आईफोन ले लूँ और जब भी नई सीरीज आए तब ले लूँ, बट फाइनेंशियल मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं हर बार अपने आप को टेक्निकली साउंड रखूं। सो बेसिकली यहाँ पर एक और प्रिंसिपल देख सकते हैं कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। मैं नहीं ले सकती हमेशा नया वर्जन आईफोन का जस्ट बिकॉज कि हमेशा ये तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है यार। हमेशा 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? सो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंटर रिलेटेड भी हैं और हम इन चीज़ को कंप्लीटली कैरी ऑन नहीं कर सकते। नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो हम बचपन में साइंस में पढ़ना शुरू कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, लिमिटेड, इन्हें हम लोग नहीं अचीव कर सकते। सो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने में सालों लग जाते हैं, कई हजार साल लग जाते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स तो ऑब्वियसली वेरी लिमिटेड है। ये तो कोविड में हम सब ने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ऑक्सीजन तक हम लोगों को खरीदनी पड़ रही थी। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, इनको तो हम एक्सटेंड कर नहीं सकते, बट यस सब्स्टिट्यूट वी आर फाइंडिंग। सो बेसिकली कहने की बात ये है, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं जितने हम लोगों को पास पड़े हैं। अब उन रिसोर्सेज से अपना काम कैसे निकलवाना है, दैट इज मैनेजमेंट। चलो जी, अब ये जो मैनेजमेंट टर्म है ना, इसको समझाने के लिए हमारे पास बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इसे समझाया। बेसिकली ये जो कंटेंट मैंने उठाया है ये CS एग्जीक्यूटिव की बुक से है। CS एग्जीक्यूटिव का एक सिलेबस है FM एंड द SM, उसके अंदर से मैंने मैनेजमेंट टॉपिक को उठाया है। सो बेसिकली अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट टर्म को समझाने के लिए मैनेज कैसे किया जा सकता है चीज़ों को, उसके लिए बहुत सारे टाइम टू टाइम ऑथर्स आए हैं। कुछ एक ऑथर्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली जो थ्योरी दी है दैट इज द साइंटिफिक थ्योरी गिवन बाय द फ्रेडरिक W. टेलर। अब इस साइंटिफिक थ्योरी में वो क्या कहते हैं? साइंटिफिक थ्योरी में टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं हम लोगों को। इस 4 प्रिंसिपल्स में वो कह रहे हैं भाई साहब, इन 4 प्रिंसिपल्स में वो क्या कहते हैं कि भैया हम जो भी काम कर रही हैं, सबसे पहले आप ढूंढ लो उस काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका, मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू द टास्क। यानी कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि उन तरीकों में से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आपके बजट में भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, और ये काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर आपने सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ लिया ना बॉस, तो उस तरीके के साथ चिपक जाओ, उसी तरीके को यूज करो, चाहे भाड़ में जाए कोई भी थंब रूल क्या कहता है। आप साइंटिफिकली सोचो, भाई इससे आसानी से काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है, तो मैं तो इसी तरीके को इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहला टेलर साहब ने क्या कहा? टेलर साहब कहते हैं कि भैया सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढो काम करने का। दूसरे में टेलर साहब क्या कह रहे हैं? दूसरे पॉइंट पे टेलर साहब कहते हैं कि भैया हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी बोले तो भैया एकता होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं कि वर्कर्स अलग दिशा में जा रहे हैं, मैनेजमेंट अलग दिशा में जा रही है। वर्कर और मैनेजमेंट का जब दोनों का गोल सेम होगा ना, तभी आप एक डायरेक्शन में जा सकेंगे। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 लोग हैं, एक मोटू और एक पतलू।
मोटू को चाहिए कि मैं डाइटिंग करके पतला हो जाऊं, पतलू को चाहिए कि मैं कुछ खा पी के मोटा हो जाऊं। अगर ये दोनों टीम यूनिट में काम करने बैठ के भैया, क्या लगता है क्या रिजल्ट आने वाला है? पतलू खाए जाएगा और मोटू डाइटिंग पे करेगा। एक डायरेक्शन नहीं है, तो या तो मोटू मोटा हो जाएगा या पतलू और पतला हो जाएगा। बेसिकली वो मिसमैच हो जाएंगी ना सारी चीजें, तो हार्मनी नहीं है उनके बीच में। जब तक हार्मनी ना हो तब तक काम नहीं हो सकता। तीसरा, मॉनिटर करो अपने वर्कर्स को क्लोजली। आपने अच्छा तरीका ढूंढा, आपने हार्मनी भी मेंटेन कर ली, अब लोगों को छोड़ दिया, जा बेटा जा काम कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, अपने तरीके से काम कर। अगर ऐसा छोड़ दिया तो आप लिखवा लो इस बात को, आपका काम गारंटीड सही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हम सब ने देखा होगा। हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं घर पे से, बेसिकली हमारे घर पे वर्कर्स लगे हुए हैं, हमने वर्कर्स को अपना काम दे दिया, उनको बता दिया कैसे कैसे काम करना है और उनको छोड़ दो, पूरे दिन ऑब्जर्व मत करो। भाई साहब काम नहीं होके देगा आपको। तो बेसिकली क्या करना है, आपको अपने वर्कर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि वो लोग काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो काम नहीं कर रहे तो फटकार लगाओ, काम कर रहे हैं तो ठीक है उन्हें अप्रिशिएट करो, बट दिस थिंग्स आर साइलेंट। सो बेसिकली देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। पहला क्या कहता है, सबसे बढ़िया तरीका ढूंढो, फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे, क्रिएट द हार्मनी अमंग मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स एंड मॉनिटर देम क्लोजली। उसके बाद मॉनिटर भी करना है, साथ में आपको लोगों को काम करने के तरीके सिखाने चाहिए। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो स्पेंड टाइम ऑन ट्रेनिंग एंड द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर नीड्स, यानी कि लोग कैसे काम करें, फ्यूचर में उन्हें कैसे कैसे काम करने चाहिए, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एक ट्रेंड बंदा जो काम करता है ना और अनट्रेंड बंदा जो काम करता है, उनके काम में फ़र्क होता है। से बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक शेफ के हाथ का खाना और एक नौसिखिया जिसने कभी खाना बनाया ही नहीं, क्या लगता है किसका खाना खाना पसंद करोगे आप लोग? बेसिकली यार हम थोड़ा सा फूडी हूँ मैं, तो मुझे खाने की जो एग्जाम्पल्स है वो ज़्यादा पसंद है। सो बेसिकली आप बताओ कि एक प्रॉपर एक वर्ल्ड क्लास 5 स्टार शेफ के हाथ का खाना और एक वो बंदा जिसने कभी चाय नहीं उबाली, किसके हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियसली उस बंदे का जो ट्रेंड है, हु इज यूज्ड टू कुक एवरी डे। सो बेसिकली यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द ट्रेनिंग ऑफ योर वर्कर्स। जब तक वर्कर ट्रेंड नहीं होगा उसके काम में मज़ा नहीं आने वाला, स्वाद नहीं आएगा उसके काम में। आपको ट्रेन भी करना है उन लोगों को और टाइम टू टाइम फ्यूचर की प्लानिंग लेके चलना है। तो बेसिकली टेलर साहब जब ये थ्योरीज दे रहे थे ना, 4 प्रिंसिपल्स, उन्होंने अच्छा तरीका ढूंढा, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करी, हर एक वर्कर को मॉनिटर करने की कोशिश की, स्पेशलाइज ट्रेनिंग करी। अब ये लोग ये भूल गए टेलर साहब कि भैया हमेशा हम लोगों को एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बने रहना, हम लोगों को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। टीम वर्क, टीम में कैसे काम करवाया जाए, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो बेसिकली जो टेलर साहब थे वो एक जगह लैग करते थे, कहाँ पर? अभी तो बताया, यानी कि वो टीम वर्क में फोकस नहीं किया। तो मेजर फ्लॉ क्या था उनकी थ्योरी का, मेजर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वॉज कि टीम वर्क को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। ही डी एम्फसाइज ऑन द वर्ड टीम वर्क। सो बेसिकली टीम वर्क को फिर हमारे नेक्स्ट थ्योरी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पकड़ा, उन्होंने हमें क्लासिकल थ्योरी दी। बड़ी क्लासिकल इसलिए है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा मतलब प्रॉपर साइंटिफिक थंब रूल नहीं निकाल के लेकर आए, कोई साइंस इन्होंने नहीं पढ़ी। हेनरी फ्यूल जस्ट ऑब्जर्व द रियलिटी और रियलिटी में ही जीते, और रियलिटी के अंदर ही उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिनकी हम बात करेंगे। सो बेसिकली अगर अपने टेलर साहब की बात करें, टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल दिए? 4 में से कौन कौन से प्रिंसिपल है फटाफट से रिपीट करेंगे। मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू वर्क, हार्मनी क्रिएट करना, मॉनिटर करना अपने वर्कर को, एंड उनको ट्रेन करने के लिए टाइम स्पेंड करना। अब हमारे हेनरी फ्यूल ने क्या कहा? हेनरी फ्यूल साहब कहते हैं देखो भाई, काम करना है ना, अकेले के बस की काम नहीं है। मैनेजमेंट है ही किस लिए? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। आप एक ही बंदे के सर पे खड़े हो रहे हो, बाकी लोग भी तो काम करेंगे ना। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ ऐसा करना है कि वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए काम करने के लिए। सो बेसिकली हेनरी साहब ने 1-2 प्रिंसिपल से काम नहीं चलाया, उन्होंने पूरे 14 प्रिंसिपल दिए। सो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने प्रिंसिपल्स याद करने हैं? पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स। आइए जी एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या? सबसे पहला प्रिंसिपल हेनरी साहब ने बोला कि भैया हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है बचपन के अंदर, डिवीजन ऑफ वर्क, अपने काम को डिवाइड कर दो।
जो बंदा जिस काम में अच्छा है उस बंदे को वही काम दे दो। सो हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, एक काम को बेसिकली डिवाइड कर दिया। अगर हम बात करें घर में पार्टी है, कोई बंदा डेकोरेशन में अच्छा, उसे डेकोरेशन का काम दे दो। जो बंदा खाना बनाने में अच्छा, उसे खाना बनाने का काम दे दो। जिसके सॉन्ग्स की चॉइस अच्छी है उसे डीजे का काम दे दो। जो अच्छा नाच सकता है उसे एंटरटेनिंग का काम दे दो, परफॉर्मेंस का काम दे दो। बेसिकली अगर आप बंदे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क बांटोगे ना, तो करने वाले को भी मजा आएगा और करवाने वाले को भी मजा आएगा। बेसिकली मैंने काम कराना है, मैंने बंदे की कैपेबिलिटी को परखा, भाई तो ये काम बढ़िया कर सकता है, दे दे, उसी को दे दे। और उसे भी पता है मैं ये काम बढ़िया कर सकता हूँ, इज कंफर्टेबल इन दैट वर्क, तो वो काम बहुत अच्छे से करके देगा। अब इस सिचुएशन को उल्टा कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क तो करो, बट जिसे खाना बनाना आता है उसे खाना बनाने की बजाय डेकोरेशन का काम दे दो। जिसे डेकोरेशन करनी आती है, डेकोरेशन की बजाय उसे डीजे का काम दे दो। डीजे वाले को डेकोरेशन का या फिर खाना बनाने का काम दे दो, और जो बंदा परफॉर्मेंस का है उसे भी कोई और काम दे दो। अब वो वाली बात हो जाएगी ना, यहाँ पे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम उसे आता नहीं है और उसके बाद उसको वही काम दे दिया गया जो उसे आता ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में बंदा काम कैसे करेगा? नहीं। तो पहले प्रिंसिपल में हेनरी साहब ने क्या कहा कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क करो अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई। जिस चीज में आप अच्छे हो वो काम करो, जिस चीज में अच्छे नहीं है वो काम लेना भी नहीं चाहिए हाथ में। बेसिकली सिर्फ अपनी एक स्पेशलाइजेशन पर काम करो। स्पेशलाइज्ड बंदे की आज के टाइम पर डिमांड बहुत है। हेनरी फ्यूल साहब ने तो ये बहुत पहले कह दिया था, बट आज के टाइम पर ये तो बार बार लोगों को जताया जा रहा है कि आपको एक स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। बेसिकली स्किल्स बहुत सारी, बट एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक, एक एरिया के ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल करनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है काम के साथ अगर अथॉरिटी आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाए बंदे को। अथॉरिटी बोले तो कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। से आपने काम करवाया सामने वाले से, अगर सामने वाला काम ना करके दे तो उसमें क्या है, वो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो सामने वाले को तो अथॉरिटी अकेली नहीं आती, जिम्मेदारी के साथ आती है। अपन ने बोल दिया भाई तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को काम करा के देना ये। अब अगर वो काम नहीं करा के देगा तो उसकी अपन गर्दन पकड़ सकते हैं। अपन जब जिम्मेवारी नहीं दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, तो गर्दन कैसे पकड़ेंगे? तो डिवीजन ऑफ वर्क जहाँ बेकार हो जाएगा, जहाँ अथॉरिटी हमारे पास नहीं होगी। ठीक है जी, चलो जी, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, अथॉरिटी कर दी। अब काम तब होता है जब काम करने की नियत हो। नियत ही नहीं हो तो काम होगा ही नहीं, और नियत होती नहीं है, बनानी पड़ती है। ऐसे हमारे साथ बहुत बार होता है, यार पढ़ना है, डिवीजन ऑफ वर्क भी कर लिया, 2 घंटे ये करेंगे, 2 घंटा वो करेंगे, 2 घंटा वो करेंगे। अथॉरिटी भी खुद को दे रखी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मैं पूरे दिन पढ़ूंगा नहीं, बट डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन बोले तो मैंने बोला 2 घंटे ये पढ़ूंगा, से मैंने बोला कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगी सुबह और 4 से 6 में कोई टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, बट डिसिप्लिन नहीं है यार, छोड़ना। डेडलाइन को मीट नहीं करना आता, तो जब डिसिप्लिन नहीं है तो काम कभी भी टाइम पर पूरा नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट का या फिर जिंदगी में कुछ भी काम आप कर रहे हो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, अगर आप कंपनी रन नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक डिसिप्लिन नहीं है ना बॉस, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। जब तक डिसिप्लिन नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलो जी, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी हो गई, डिसिप्लिन हो गई, और क्या। अब आप घर के वो छोटे बच्चे हो जिससे हर कोई काम करवाना चाहता है। आपकी एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, दादा आते हैं आपको पकड़ते हैं काम कर दे भाई मेरा, चाचा आते हैं वो आपको पकड़ते हैं, पापा आते हैं वो आपको पकड़ते हैं, ताऊ जी आते हैं वो आपको पकड़ते हैं, भाई मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे। अब बेचारा बच्चा करे तो करे क्या, किसका काम करे? यानी कि बेसिकली हमारे ऊपर यूनिटी नहीं है। भैया मेरे को एक ही बंदा काम दे तो मैं काम कर दूं। अगर मेरे को बहुत सारे लोग काम देंगे तो उसमें है ना एम्प्लॉय जो है उसके पास काम चोरी का ऑप्शन होता है, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाता है ना। कंफ्यूज हो गया तो वो पहले वाले को बोलेगा बॉस नंबर 2 ने ये काम दिया था, बॉस नंबर 2 को बोलेगा बॉस नंबर 3 ने ये काम दे दिया था इसलिए काम नहीं हुआ, बॉस 3 को बोलेगा बॉस 4 ने ये काम दे दिया था, बॉस 4 को बोलेगा बॉस नंबर 1 ने ये काम दिया था। बेसिकली एक नन्ही सी जान कितने सारे काम, किसी ना किसी काम में वो फंसा रहेगा। तो अगर आपको ढंग से काम करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कमांड में क्या होनी चाहिए, आपके कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता।
यूनिटी ऑफ कमांड एंड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अगेन आप वो मोटू पतलू वाला एग्जांपल ले सकते हो। जब एक ही जगह जाना हो, मंजिल सेम हो, तो काम की रफ्तार बढ़ जाती है। मैनेजमेंट को भी प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉय को भी पैसा चाहिए। अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को इतना समझा दे, देख अगर बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो तेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। बेसिकली जब दोनों को ये समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य एक है, मोटिव एक है, तो वहां पर काम करने की रफ्तार अपने आप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो बेसिकली अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस होगा, अगर एम्प्लॉय फील करेंगे कि हम लोगों की भी कंपनी है, इनका काम करा तो हमारा ही फायदा होने वाला है, तो वहां पर काम जो है वो दुगनी स्पीड से होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर मैं मेरा पर्सनल देखती रहूंगी तो मैं ग्रुप का नहीं देख पाऊंगी। बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ फैमिली को हम आगे तभी लेकर जा पाएंगे जब पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सम्ड विद द होल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, कंपनी का इंटरेस्ट विल बी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। कंपनी अपनी प्रायोरिटीज पे पहुंचेगी तो ही आप अपने गोल्स को मीट कर पाओगे। बेसिकली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सब पॉइंट बोल सकते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। सो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आपको इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हो तो वहाँ दिक्कत आ सकती है हमें। और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास रेम्यूनरेशन। भाई बातें कितनी मर्जी कर लो, कितना मर्जी सामने वाले को ये समझा लो कि कंपनी का फायदा होगा, तेरा फायदा होगा, अगर जब तक उसे फायदा दिखेगा नहीं, उसको कैसे लगेगा मेरा फायदा हो रहा है। तो उसको फायदा दिखना भी तो चाहिए, और फायदा दिखेगा कब, जब आप उसे प्रॉपर रेम्यूनरेशन दोगे। सो बेसिकली प्रॉपर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन रोकड़ा, सैलरी तो मिलनी चाहिए, बट सैलरी जो है आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। बेसिकली आप मॉनेटरी भी ले सकते हैं एंड नॉन मॉनेटरी भी ले सकते हैं। मॉनेटरी बोले तो पैसा दे दिया सीधा सामने वाले को। कई बार क्या होता है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता बॉस, इज्जत भी बहुत कुछ होती है। आप सामने वाले बंदे को रिकॉग्निशन दे दो, एप्रिशिएशन दे दो, प्यार के दो मीठे बोल लो उसके साथ, बंदा राजी है। यानी कि सिर्फ पैसा नहीं, आपको थोड़ा सा उसे मान सम्मान, इज्जत, प्यार ये भी देना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को ये सब मिलता रहे तो एम्प्लॉय को और क्या चाहिए यार, पैसा मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, मान सम्मान, वो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। सो बेसिकली रेम्यूनरेशन आपका वहाँ पर होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, बेसिकली अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, वो होता है बिखरा हुआ, सबके हाथ में पावर है। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक बंदे के हाथ में पावर है। अब यहाँ पर जो हेनरी साहब सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना, वो सत्ता की बात नहीं करते, अपने हाथ में सारी पावर रखो, दुनिया जाए भाड़ में, अपन ही है सो करता धरता जो है। यहाँ सेंट्रलाइज्ड में जो हेनरी साहब कहते हैं कि पावर अथॉरिटी तो सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में होनी चाहिए, या फिर एक टीम के हाथ में होनी चाहिए, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। बट ये जो पावर है ना, इस पावर में योगदान सबका हो, सब अपने जो व्यूज है या फिर जो भी रिपोर्ट्स है या जो भी चीजें हैं वो किसको बता दे, मैनेजमेंट को, एंड मैनेजमेंट विल टेक द पावर। क्योंकि अगर आप अकेले हर कोई अपना ही कर रहा है, अपनी ही चला रहा है, तो फिर तो भैया कंपनी चल ली। से बेसिकली अगर एक गाड़ी की बात करें, हम लोग एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, हर बंदे को ड्राइविंग करनी है, हर बंदा ड्राइवर सीट बैठ के अपनी ही मनमर्जी की डायरेक्शन में चले जा रहा है, तो हम कभी भी अपने पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलरली अगर पावर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमने सबके हाथ में दे दी, तो कभी भी अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। तो पावर तो अपने हाथ में रखनी चाहिए, बट सामने वाले को इन्वॉल्व कर लो सो दैट ही हैज अ फीलिंग कि हाँ भाई मेरा भी कोई पार्टिसिपेशन है। स्केलर चेन, एक ही सूत्र में बनकर काम करना चाहिए हम लोगों को, स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए, मतलब एक हिरार्की में काम करना चाहिए। सेकंड इज ऑर्डर। ऑर्डर का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि सारी चीज़ें टाइम पर अच्छे से हो जानी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लीनलीनेस हो एनवायरनमेंट के अंदर। सो बेसिकली इट्स अबाउट द वर्क कल्चर, कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को और अदर कोई प्रॉब्लम ना आए। सब चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर कुछ ना हो, आउट ऑफ ऑर्डर बोले तो बिखरा हुआ। सो बेसिकली ऑर्डर को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड क्लीनलीनेस। अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। सो बेसिकली यहाँ पर सबकी ओनरशिप होनी चाहिए, सबका एक राइट होना चाहिए कंपनी के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सोनल। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। हम में से बड़े सारे लोग कहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब जैसी तो कोई रीस ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब बढ़िया क्यों है। क्यों हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। एनीवन जिसको लगता हो कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है,
आई नो बहुत सारे लोगों को लगता है। उसका सीधा सीधा कारण क्या है भैया, वो सामने वाला बंदा निकालता नहीं है। आप मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके बसों में धक्के खा खा के इस जॉब को आपने प्राप्त किया है। जब आप इतनी मेहनत के बाद ये जॉब प्राप्त करते हो तो वहां पर आपको एक मिलती है जॉब स्टेबिलिटी, यानी कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। जब आपको कोई निकाल नहीं सकता तो आपको वहां मजे आते हैं, क्योंकि अब क्या है, आपके पास प्रॉपर अपनी जॉब स्टेबिलिटी है। ऐसे ही अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज को लगता है कि मुझे कभी मर्जी नहीं निकाल दिया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वो बंदा आपको कंपनी के साथ अटैच्ड फील करेगा। मतलब उसको एक जॉब सिक्योरिटी दे दो यार, कि भाई ठीक है तेरे को नहीं निकालेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा जो है वो बहुत अच्छा फील करेगा और आपके लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगा अगर उसके पास एक सिक्योरिटी हुई तो। इनिशिएटिव, आप अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दो। अगर उनकी थिंकिंग अच्छी है, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, या वो कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो उन्हें पावर दे दो कि भैया तू इनिशिएटिव ले, तू ये काम कर, बिंदास कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो अगर ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए ना कि लाइफ में कभी भी, तो भाई उस बंदे की हिम्मत दोगुनी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉयज़ का जो प्रोत्साहन है वो बढ़ाते रहो तो एम्प्लॉयज़ आपके लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों को मिलाकर ही ये एस्प्रिट दे कॉर्प्स, ये एक फ्रेज हम बोल सकते हैं, फ्रेंच फ्रेज है एस्प्रिट दे कॉर्प्स, ये बना है। सो ये क्या है, ये एस्प्रिट दे कॉर्प्स का मतलब होता है एम्प्लॉय मोराल मैटर्स, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हमारी भावनाएं क्या है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कम्युनिटी के ऊपर। हम लोगों ने पढ़ा होगा जब हम मैनेजमेंट के बारे में या फिर कभी भी पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ द रियल एसेट, या फिर दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। ऑल्दो हम बैलेंस शीट में नहीं आते, बट हमारे बिना कंपनी का काम नहीं चलता। कंपनी का क्या क्या, हमारे बिना किसी का भी काम नहीं चलता। जब तक ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, हमारे पास सोशल कैपिटल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का मोराल, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की वैल्यूज़ बरकरार रहें। सो बेसिकली जो हेनरी साहब थे, उन्होंने कोई ज़्यादा तीर नहीं मारे, उन्होंने ऐसा नहीं, कोई साइंस नहीं पढ़ी इस चीज़ के लिए, उन्होंने जस्ट ऑब्जर्व किया दैट वो खुद भी एक इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा किसी को काम करवाना है तो काम कैसे करवाओ, जिसको जो आता है उसको दे दो, अच्छा काम कर दिया रेम्यूनरेशन दे दो, सामने को पावर अपने हाथ में रखो। तो उसी चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल्स बना के यहाँ पर डाल दिए। हेनरी साहब को फाउंडिंग फादर भी बोला जा सकता है मैनेजमेंट कंसेप्ट्स के लिए, क्योंकि बेसिकली अगर हम मोर और लेस बात करें तो यही 14 प्रिंसिपल्स बहुत जगह पर अलग अलग ऑथर्स ने रिपीट किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। आगे हम जितने भी रूल्स रेगुलेशंस की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ जगह आप देखोगे कि 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोस्पेक्टिव था, थॉट प्रोसेस था, वो कुछ अलग था, तो वो भी बड़े फेमस हुए। बट हेनरी फ्योल जो है एक फाउंडिंग मेंबर हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्कॉलर रही है हमारी मैनेजमेंट की हिस्ट्री के लिए। सो चलिए आगे रीड करते हैं इसके बारे में। हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ चुके हैं। हेनरी फ्योल ने 5 कोर एलिमेंट्स दिए जिसको हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज द फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, जब हम फ्यूचर डिमांड्स को या फिर हम लोग अपना एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए, 6 सेंस से काम करते हैं। बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तो उसके बारे में तब हम डिस्कस करेंगे। चलो जी उसके बाद थर्ड थ्योरी पे आते हैं। थर्ड है हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अभी तक हमने पहली 2 थ्योरी पढ़ चुकी हैं। एक है साइंटिफिक थ्योरी जो टेलर साहब ने दी थी 4 प्रिंसिपल वाली। दूसरी है अभी जो हमने पढ़ी है हेनरी साहब की, जो हम लोगों ने भी पढ़ी है क्लासिकल थ्योरी, जिसके अंदर ये 14 प्रिंसिपल थे। अगला है मैक्स वेबर, जैसा इनका नाम है वैसी ही इन्होंने थ्योरी बनाई है। वेबर वेब का मतलब होता है जाले, जो मकड़ी जाले बनाती है। सो मैक्स वेबर, इन्होंने भी ऐसे गोल गोल लच्छेदार बड़ी थ्योरी बनाई है। इन्होंने नाम भी देखो इसको क्या दिया है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब समझते हो आप, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, उसने इसके अंदर इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इस 5 प्रिंसिपल्स को भी अपन डिस्कस करते हैं अभी। अब जब इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए था, उन्होंने जिक्र किया टास्क स्पेशलाइजेशन का, हिरार्की का, फॉर्मल रूल सिलेक्शंस का। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये लगती कहाँ पर है। हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। वो वेबर साहब की मेहरबानी की वजह से है। वेबर साहब ने एक ऐसा स्किल सेट हमें दिया, एक ऐसी थ्योरी हमें दी। ये बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल भी होनी चाहिए ताकि काम स्मूथली चल सके। हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो उस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वेबर साहब हैं, उन्होंने देखो कौन कौन सी थ्योरी दी। वो कहते हैं हम लोगों को जो मैनेजमेंट करनी चाहिए वो
टास्क स्पेशलाइजेशन मेथड, जो मैंने आपको फेल्स आपके उसमें बताया था कि जो टास्क स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क है, तो उस सिचुएशन में क्या था, टास्क स्पेशलाइजेशन, जो बंदा जिस काम में अच्छा है उसको उसी काम में डाल दो। सो बेसिकली जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं, यहाँ पर इस वर्ड से अपन रिलेट करते हैं फॉर्मल सिलेक्शन वाले पॉइंट से, कि अगर किसी बंदे का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो अपॉइंटमेंट सोच समझ के करो। जिस काम के लिए आपको बंदा अपॉइंट करना है उसी काम के लिए उसी क्वालिफिकेशन का बंदा अपॉइंट करो ना। आपको चाहिए इंजीनियर और आप अपॉइंट कर रहे हो किसी आर्ट स्टूडेंट्स को जिसने इंजीनियरिंग का कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वहां पर काम नहीं करेगा। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा चाहिए, आप अपॉइंट करो आर्ट्स वाले को। आपको फाइनेंस का बंदा चाहिए, आप अपॉइंट्स करो कॉमर्स स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता है तो आप अकॉर्डिंगली बंदे को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो आपका सिलेक्शन जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, वो बेस्ड होना चाहिए कि भैया मुझे चाहिए क्या है। ऐसा नहीं ये मेरे मामा का बेटा है इसको ले लो, मौसी का बेटा है इसको ले लो, चाचा का बेटा है इसको ले लो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे सिलेक्शन हो तो भैया फिर वहां पर काबिल लोग नहीं आते ना, वहां रिश्तेदार आते हैं। तो रिश्तेदार ना होकर हमारे पास फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द टास्क स्पेशलाइजेशन। ऐसा बंदा चूज करो जिसे वक्त आने पर काम दिया जा सके। हिरार्की होनी चाहिए, एक मतलब मैनेजमेंट होना चाहिए कि ये काम इसी तरीके से होगा, एक प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर काम करने का। हिरार्की बोले तो कि हमारे टॉप में मैनेजमेंट रहेगी, फिर उससे नीचे ये बंदा रहेगा, उससे नीचे ये बंदा रहेगा। जैसे हम बात करें ओनर्स होते हैं, ओनर्स खुद तो काम करते नहीं है, ओनर्स के नीचे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के नीचे फिर जो उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के नीचे फिर अपनी जो लेबर होती है वो लगी होती है। तो एक हिरार्की मेंटेन होगी ना कि अब अपने को पता है कि इस बंदे को किससे बात करनी है, तो एक हिरार्की होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि हम लोग टाइम आने पर उसका यूज कर सकें। रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। जब तक रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो बात नहीं बनती। और जो रूल्स बने ना वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बने, क्या काम करना है, कैसे करना है। तो जब तक रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। एंड इम्पर्सनल, अगर आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है, रूल्स बनाने हैं, उसको अपने एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं, उसको किसके हिसाब से बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। आपकी कंपनी के लिए क्या अच्छा है उसके लिए काम करो। बेसिकली मान लो आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो कंपनी के कुछ सगे लगते हैं, ऐसे ऑनर के भाई हैं या फिर ऑनर के चचेरे भाई, ममेरे भाई, यानी कि कजन ब्रदर है, तो बहुत इमीडिएट रिलेशन नहीं है। और मिस्टर बी कुछ नहीं लगते बट वो काम बहुत अच्छा करते हैं। प्रमोशन किसका होना चाहिए, पर्सनल बेसिस पे डिसीजन ले के इम्पर्सनल बेसिस पे डिसीजन ले। इम्पर्सनल बेसिस पे डिसीजन अगर लिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे, नॉन बाइज्ड डिसीजन होंगे। तो रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स जब भी बने तो वो कैसी होनी चाहिए, पर्सनल या इम्पर्सनल, इम्पर्सनल होनी चाहिए। तो बेसिकली मैक्स वेबर जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रूल्स थ्योरीज हमें दी। वो चाहते थे कि मौका बंदे को बंदे की काबिलियत देख कर मिले, ना कि ऐसे ही मतलब ठीक है ना, मतलब पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे ना मिले। आज के लिए दोस्तों अपन इतना ही करेंगे। अपन ने 3 थ्योरीज के अंदर पढ़ी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट मेरा समझ में आया होगा। एंड आप अगर इसके साथ बने रहना चाहते हैं तो बेसिकली आप मेरे जो पुरानी जितनी भी थ्योरी अपन पढ़ी है, यानी कि पर डे का काम साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा, सो दैट आपको आगे जब हम फर्दर ऑन इस वीडियो के अंदर थोड़े से सीरियस टॉपिक्स में चलेंगे तो प्रॉब्लम ना आए। नोट्स बनाना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप मुझे मेरी मेल ID के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।